नवोदय जय भीम साथियों। मैं उमेश पाल सिंह मथुरा उत्तर प्रदेश से बौद्धाचार्य। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धम्मा अशोक। साथियों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात रखने जा रहा हूं और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। और पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आप अगर कमेंट करते हो तो मुझे ऐसी वीडियो बनाने पर और अपनी बातें रखने पर जो है बड़ा ही प्रेरणा मिलती है, जब आप मेरे इन वीडियोस को लाइक करते हो, कमेंट करते हो और शेयर करते हो। तो बात मैं रख रहा हूँ लोकतंत्र की हत्या पर। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने ये कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। और ये किस मुद्दे पर कहा वो भी मैं बताऊंगा। कि चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ, जिसमें आप पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा और जो देश की सत्ताधारी पार्टी है उसने चुनाव लड़ा। सत्ताधारी पार्टी के पास 14 जो है वोट थे और आपके पास 13 वोट थे, कांग्रेस के पास 7 वोट थे। साथियों, बहुमत का आंकड़ा 15 था। अब इस चुनाव में वोटिंग हुई और वोटिंग होने के बाद 8 वोट इसमें रद्द हुए और वो जो रद्द हुए सारे के सारे कांग्रेस के वोट रद्द हो गए। इस तरह से देश की सत्ताधारी पार्टी इस चुनाव को जीत जाती है, मेयर के चुनाव को। और उसमें ये कहा गया, उसमें एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें जो पीठासीन अधिकारी हैं वो वोटों को रद्द कर रहे हैं। अब एक बात ध्यान निकल के आती है कि केवल एक मेयर के चुनाव के लिए इतना बड़ा रिस्क इस देश की सत्ताधारी पार्टी ने क्यों लिया। लोकतंत्र का मतलब है कि सब लोग अपने मत का प्रयोग करें, सही तरीके से करें और उनका सही तरह से काउंटिंग हो और सही कैंडिडेट को जिताया जाए। खैर, हारे हुए कैंडिडेट पहुंच गए सुप्रीम, पहले हाई कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं लिया, याचिका खारिज कर दी, तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और सुप्रीम कोर्ट के जज ने जब ये देखा तो उन्होंने बड़ी फटकार लगाई, चुनाव आयोग को भी लगाई और उन्होंने ये कहा कि जो ये पीठासीन अधिकारी हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इस पूरी प्रक्रिया का जो डाटा है उसे जब्त कर लिया जाए और उसे हाई कोर्ट में जमा करा दिया जाए। वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, जितने पेपर हैं वो सब कुछ जमा करके जब्त करके सुरक्षित रखे जाए। और आज 7 तारीख को इसकी फिर सुनवाई है। साथियों, समय डेट डाल दी गई थी 7 तारीख, तो आज इसकी फिर सुनवाई होगी। तो ये जो आदेश पारित हुआ सुप्रीम कोर्ट की 3 बेंच की, मतलब 3 जजों की बेंच ने किया, 3 जज बेंच। साथियों, मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता दूं कि उसमें जो है पहले सिंगल बेंच का फैसला होता है। सिंगल बेंच के फैसले से अगर संतुष्ट न हो तो फिर 3 जजों की बेंच का फैसला होता है। उससे भी संतुष्ट न हो तो 5 जजों की बेंच का फैसला होता है। तो ये, अब एक बात सोचिए, आखिर ये जज क्यों बढ़ाए जाते हैं इसमें? संविधान में प्रावधान है, लेकिन इस संविधान में प्रावधान क्यों किया गया है, इसके पीछे की वजह क्या है, मैं आपको उसको बताता हूं। आखिर डॉक्टर अंबेडकर ने ये 3 और 5 और 7 जजों की बेंच का जो फैसला या इस तरह का जो नियम बनाया वो क्यों बनाया संविधान में। हालांकि मैं एक सिंगल व्यक्ति को उसका क्रेडिट दे रहा हूं, क्योंकि सोच कहीं ना कहीं बाबा साहब की थी, लेकिन सहमति सबकी थी। सब, मैं चलो ये कह रहा हूं सबने, मैं बाबा साहब को ना, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग जाए कि डॉक्टर अंबेडकर को भी आप इसका क्रेडिट देते हैं, तो चलो मैं ये कहता हूं कि सबने मिलके ये क्यों किया। और इसकी जब ये बात रखी गई होगी तो जाहिर सी बात है कि जब इसका श्रेय आता है डॉक्टर अंबेडकर को जाता है संविधान बनाने का, क्योंकि आइडियाज, विचार दूसरे देशों के संविधान को पढ़ना, नीति निर्देशक तत्वों का आयरलैंड से लेना, अलग अलग देशों से अलग अलग, है ना, उनको लेना। विधि आयोग को जो है जापान से लिया गया,
मूल कर्तव्य, मूल अधिकार अलग अलग देशों से लिए गए, कनाडा से लिए गए, आपके क्या नाम है, अमेरिका से लिए गए। तो ये जो उन देशों का संविधान पढ़ने वाले डॉक्टर अम्बेडकर थे, और जो चीज़ अच्छी लगी वो यहाँ ले गई। तो मैं 3 जजों और 5 जजों की बेंच का मैं थोड़ा बता दूं कि ये विचार डॉक्टर अम्बेडकर के दिमाग में कहाँ से आया। एक बार साथियों, जब बुद्ध अपने अंतिम समय पर थे, तो उनके बहुत ही प्रिय शिष्य थे आनंद, जो आजीवन अरहत को प्राप्त नहीं हुए। बुद्ध के जीवित रहते वो अरहत को प्राप्त नहीं हुए। और काफ़ी लोगों के मन में ये जिज्ञासा है कि आखिर आनंद को अरहत प्राप्त क्यों नहीं हुआ, जब तमाम शिष्य बुद्ध के अरहत को प्राप्त हो गए, भिक्षुणियाँ जो है अरहत को प्राप्त हुई, तो आनंद क्यों नहीं हुए। तो इसके पीछे ऐसा नहीं है कि आनंद ने भी नहीं पूछा होगा कि मुझे अरहत प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है। बुद्ध ने ही बताया कि अरहत प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आनंद ने मोह नहीं छोड़ा कभी। उनके मन में बुद्ध के प्रति मोह, और ये लास्ट में तब निकल के आया जब बुद्ध अंतिम संज्ञा पे थे, तो आनंद की आंखों में आंसू थे। और उन्होंने, बुद्ध ने कहा कि आनंद, तुमने मुझसे आजीवन क्या सीखा है? मैंने तुम्हें यही तो सिखाया है कि किसी के प्रति मोह नहीं होना है। ये तो नियति है, प्रकृति है, जो आया है उसे जाना है, जो अटल सत्य है उसके प्रति कैसा दुख और कैसा मोह। तब आनंद ने अपने आप को रोकते हुए, अपने आंसुओं को रोकते हुए बुद्ध से कहा कि हे तथागत, आप ये बताएं कि आपके बाद संघ का संचालक कौन होगा। आपने जो इतना बड़ा संघ बनाया है इस देश में, जो इतना बड़ा काम कर रहा है, इसका संचालक आपके बाद कौन होगा। आनंद को ये विश्वास था कि संचालक मुझे ही बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आनंद के मन में एक लालसा थी, और लालसा वाला प्राणी कभी अरहत को प्राप्त नहीं हो सकता साथियों। तो बुद्ध ये जानते थे कि अगर मैंने संघ का संचालन किसी व्यक्ति के हाथों में सौंप दिया तो संघ चल नहीं पाएगा। इसलिए बुद्ध ने कहा कि संघ का संचालक संघ होगा। एक व्यक्ति के मन में स्वार्थ आ सकता है, लालसा आ सकती है, 2 व्यक्ति को मन में आ सकती है, लेकिन जब बहुत सारे व्यक्ति होंगे और वो शिक्षाओं से प्रेरित होंगे, ज्ञान से प्रेरित होंगे, तो उनके मन में लालसा नहीं आएगी, स्वार्थ नहीं आएगा, पक्षपात नहीं आएगा, भेदभाव नहीं आएगी। उनके मन में न्याय होगा, बंधुता होगी, प्रेम होगा, सब कुछ होगा। तो संघ का संचालक संघ बनाया। यह बाबा साहब जानते थे कि बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य, ज्ञानी होते हुए भी, भयंकर ज्ञानी होते हुए भी, महाज्ञानी होते हुए भी, आनंद को संघ का संचालक नहीं बनाया। इससे और भी जो अरहत प्राप्त हुए थे, महाकश्यप थे, जिनको पहली संगीति का अध्यक्ष बनाया था, चाहे तो उनको बना देते, वह महाज्ञानी थे महाकश्यप। उनके अंदर भयंकर आसक्ति थी भोजन के प्रति, इतना ही आसक्ति थी कि जो है वो कोड़ी के द्वारा दिए हुए भोजन को भी खा गए थे। तो ऐसे महान व्यक्ति को भी संघ का संचालक नहीं बनाया बुद्ध ने। तो बाबा साहब ने ये कहा, ये सोचा, कहानी ये सोचा कि एक व्यक्ति को अगर हम लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी दे दें तो हो सकता है कि वो उसमें फेल हो जाए। इसलिए आगे 3 बेंच और 5 बेंचों का ये व्यवस्था की गई कि कोई तो होगा जिसके मन में न्याय, बंधुता, भेदभाव पक्ष रहे, है ना, भेदभाव नहीं आएगा, पक्ष रहित काम करेगा, निष्पक्ष रूप से काम करेगा। इसलिए 3 बेंच का निर्माण किया गया। और उसी का परिणाम हुआ कि चंडीगढ़ में होने वाले मेयर चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया कि यह लोकतंत्र की हत्या है, यह लोकतंत्र की हत्या है। साथियों, अगर इस देश में लोकतंत्र की हत्या होने लग गई और लोकतंत्र इस देश से गया, जिसका जो है अनुमान बाबा साहब ने पहले लगा दिया था। अगर आपको पता हो, बाबा साहब ने अपने अंतिम भाषण में जब संविधान सौंपा था 26 नवंबर 1949 को, अपने भाषण में कहा था बाबा साहब ने कि आज से इस देश का संविधान लागू होने के बाद हम विरोधाभास भरे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। साथियों, बाबा साहब ने कहा कि हम विरोधाभास भरे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। आज से इस देश में राजनीति में लोकतंत्र स्थापित हो गया है, यानी कि एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य। यानी कि इस देश में जो
मूल्य एक ब्राह्मण के वोट का है, वही मूल्य एक शूद्र का, एक अछूत के वोट का होगा। जो मूल्य एक देश के प्रधानमंत्री के वोट का मूल्य है, वही इस देश के मजदूर के वोट का मूल्य होगा साथियों, ये बाबा साहब ने कहा। लेकिन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अभी लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ है। बाबा साहब ने क्या कहा? सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अभी लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ है, क्योंकि एक व्यक्ति और एक मूल्य नहीं है। यानी कि जो सम्मान एक ब्राह्मण का है, वो सम्मान शूद्र का नहीं है, वो सम्मान अछूत का नहीं है। जो सम्मान एक प्रधानमंत्री का है, वो सम्मान इस देश में मजदूर का नहीं है। जो कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। और जब तक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र स्थापित नहीं किया गया, बाबा साहब ने क्या कहा? जल्द से अगर जल्द से जल्द सामाजिक परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र स्थापित नहीं किया गया, तो राजनीति में लोकतंत्र भविष्य में ध्वस्त हो जाएगा। ये बाबा साहब ने 1949 में अनुमानित भविष्यवाणी कर दी थी साथियों, और आज वही हुआ है कि चंडीगढ़ में जो हुआ है वो बिल्कुल यही हुआ है कि आज आपको राजनीति में मिला लोकतंत्र ध्वस्त होने जा रहा है। ध्वस्त हो गया है, होने नहीं आ रहा, हो गया है। और आगे ये केवल चंडीगढ़ तक सीमित नहीं है, ये राज्य में पहुंचेगा और राज्य से देश में पहुंचेगा, और पूरे देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा साथियों। और इसका आप असर देख रहे हो। इसकी जो शुरुआत है वो हो चुकी है। क्या सारे भ्रष्ट नेता विपक्ष के ही हैं? आप बताओ, क्या जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो सभी भ्रष्ट हैं, और सत्ताधारी पार्टी के सभी नेता ईमानदार हैं? ये सोचने वाली बात है। ये बहुत बड़ी विचारणीय बिंदु है। सोचिए, आप इन बातों पर गौर कीजिए कि जितने बेईमान नेता हैं, क्या विपक्ष के हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि वो सब भी निष्पक्ष हैं, बेईमान नहीं होंगे, हो सकता हो, लेकिन सारे नेता विपक्ष के नहीं हो, सत्ताधारी पार्टी के भी हों। और विपक्ष के वो नेता जो इन्होंने बेईमान सिद्ध किए थे, जैसे ही वो पार्टी में पहुंचते हैं, वो क्या हो जाते हैं? वो जो है दोष मुक्त हो जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये लोकतंत्र की हत्या ही है, जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। ध्यान कब गया? जब सीधे सीधे हत्या कर दी गई। एक तो होता है चाकू भोंक के मारना, और एक होता है बैकडोर से मारना, उसका पानी बंद करना, उसका रोटी बंद करना, है ना, उसको प्रताड़ित करना, उसके आत्महत्या के लिए उसे मजबूर कर देना, वो भी एक हत्या होती है। जैसे कि रोहित वेमुला की देश में हत्या हुई, पायल तन्वी की इस देश में हत्या हुई। सीधे नहीं मारा गया, परेशान किया गया, और तब उन लोगों ने आत्महत्या की। तमाम ऐसे लोग थे जो मजबूर हुए आत्महत्या के लिए साथी। तो अब जो अभी तक जो हो रहा था, वो बैकडोर से हत्या हो रही थी, आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, इस तरह से हत्या हो रही थी। लेकिन अब जो लोगों की हत्या हुई है वो सीधे सीधे हुई है, चाकू भोंक दिया गया है, जो आपके चंडीगढ़ के चुनाव में हुआ है। ये सीधे सीधे हत्या की गई है साथियों। तो सम्मानित, तो आपको ये सोचना होगा इस देश में कि अगर आपको लोकतंत्र को बचाना है तो संविधान भी जिंदा रहना चाहिए। संविधान को खत्म करने की पूरी तैयारी चल रही है, लोकतंत्र को खत्म करने की पूरी तैयारी चल रही है, लेकिन आपको सजग रहना होगा, आपको जागृत रहना होगा, और अपने अधिकारों के प्रति। और ये ऐसा नहीं है कि केवल अधिकार देश स्तर पर या प्रदेश स्तर पर छीने, नहीं, छोटे स्तर पर भी लोकतंत्र छीने आते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जो छोटे नीचे लेवल का स्थान है ना, वहां भी आपके अधिकार छीने जाते हैं। आपके कार्यालयों में, आपके स्कूलों में, सरकारी जो है विभागों में भी आपके अधिकार छीने जाते हैं, वहां भी लोकतंत्र की हत्या होती है। आप सोचिए कि पुरानी पेंशन, हम लोगों की जो कर्मचारी लोग हैं उनकी पुरानी पेंशन बंद कर दी गई, लेकिन आज भी राजनेताओं को पेंशन मिलती है। बुजुर्गों के तमाम अधिकार छीन लिए गए, और लेकिन जो नेता बुजुर्ग होते हैं उनके अधिकार नहीं छीने जा रहे हैं। तो यहां पर बुजुर्गों में भी दो कैटेगरियां बना दी गई हैं, दो कैटेगरियां। तो साथियों, अगर वीडियो लंबा हो रहा है और मेरे पास बहुत कुछ है कहने के लिए, इतना कुछ है कहने के लिए
कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन अगर आपको लोकतंत्र को बचाना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दी कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो अब इसमें कोई भी इफ एवर नहीं ला सकता। वाकई में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और इसे बचाने के लिए आप सबको एकजुट एक साथ आना होगा। और अगर जो इसमें एकजुट एक साथ नहीं आ रहा है तो समझ लो कि वो देश का विरोधी है, वो समाज का विरोधी है, वो लोकतंत्र का विरोधी है, वो समाज संविधान का विरोधी है, वो एकता का विरोधी है, वो बंधुता का विरोधी है, वो न्याय का विरोधी है, वो समानता का विरोधी है। और ऐसे लोगों को अपने बीच से छांट के आप लोगों को उनको बेनकाब करना होगा, जिनके लिए मान्यवर कांचीराम साहब ने कह दिया था कि चमचा, एक शब्द दिया उन्होंने, चमचा मानसिक गुलाम आपके बीच बैठे हुए हैं, जो इस जो है लोकतंत्र की हत्या करने वालों का सहयोग करते हैं, जो मिशन मूवमेंट धम्म के लोगों का, जो समाज के लोगों में गद्दार बने बैठे हैं, उनको आपको पहचान के बेनकाब करना होगा। और तभी इस देश में से नीचे से स्तर से लेके ऊपर के स्तर तक लोकतंत्र बचेगा, न्याय बचेगा, बंधुता बचेगी, प्रेम बचेगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं उमेश पाल सिंह आपसे विदा लेता हूं। आप सभी कल्याण हो, आप सब सुखी रहें, आप सबका मंगल हो। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों तक पहुंचे और लोग अपनी बात उठाने के लिए जो है, अपनी बात रखने की उनको प्रेरणा मिले, उन्हें शक्ति मिले। अगर आज हमने इस लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी आवाज़ नहीं उठाई तो हम देश के गद्दार कहलाएंगे, हम जो है कमज़ोर कहलाएंगे। और इतिहास में ये लिखा जाएगा कि जब लोकतंत्र को बचाने की बात चल रही थी, जब संविधान को बचाने की बात चल रही थी, तो आप डर के घर में बैठे हुए थे। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।